Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kyathal. Today is 2nd of March 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams like AIMS NORCET, SG, PGI, Lucknow, CHO of different states. Our first question is RMNCH plus A represent one of following. RMNCH किसे रिप्रेजेंट करता है, यानी RMNCH का फुल फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है. रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ एंड आशा. ऑप्शन बी रिप्रोडक्टिव, माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड हेल्थ एंड एड्स. ऑप्शन सी reproductive, maternal, nutritional care at home and analysis. Option D reproductive, maternal, newborn, child health and adolescent health. The right answer is option D. RMNCH plus A प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और एडोलेसेंट हेल्थ को ध्यान रखने के लिए सभी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई गई हैं. RMNCH प्लस ए के अंदर टोटल 6 चीजें हैं. रिप्रोडक्टिव एज में जो वुमेन है उसकी केयर, मैटरनल केयर, न्यूबॉर्न केयर, चाइल्ड हेल्थ और एडोलेसेंट हेल्थ को इंक्लूड किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेनिया इज अ टाइप ऑफ. मेनिया किस प्रकार का डिसऑर्डर है? थॉट डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर या न्यूरोटिक डिसऑर्डर. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. मेनिया इज अ मूड डिसऑर्डर. याद रखिएगा, मेनिया जो है मूड डिसऑर्डर है. एम से मेनिया होता है, एम से मूड होता है. तो याद रखने का तरीका है एम फॉर मेनिया, एम फॉर मूड. मेनिया इज अ मूड डिसऑर्डर. आइए मूड डिसऑर्डर के बारे में कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं. मूड डिसऑर्डर दो प्रकार से क्लासिफाई किए जा सकते हैं. एक कंडीशन होती है मेनिया और एक होती है डिप्रेशन. जब पर्सन मेनिया मूड डिसऑर्डर से प्रभावित होता है तो उसके अंदर हमेशा उसका मूड एलिवेटेड रहता है, यानी उसे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होती है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है. इसके ऑपोजिट डिप्रेशन मूड डिसऑर्डर के अंदर पर्सन का मूड हमेशा डिप्रेस्ड रहेगा, यानी व्यक्ति लो एनर्जी फील करेगा, सैडनेस फील करेगा, हमेशा परेशान दिखेगा. तो ये दो प्रकार के मूड डिसऑर्डर्स होते हैं. मेनिया डिजीज के और सिम्टम्स की बात की जाए तो मेनिया कंडीशन को आइडेंटिफाई करना हो तो पेशेंट को देखेंगे और पेशेंट की अगर साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ चुकी है तो इसका मतलब उसमें मेनिया जैसा एपिसोड आ रहा है. पेशेंट बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहा है, पेशेंट में फ्लाइट ऑफ आइडियाज है, यानी वो लगातार एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जंप करते हुए अपनी बातों को कहते जा रहा है. इसके अलावा अगर पेशेंट में डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी जैसे सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब है पर्सन में मेनिया कंडीशन मौजूद है. डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है पर्सन खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत बड़ा, सबसे बेहतर, ग्रेट समझने लगता है. तो ये सभी मेनिया के सिम्टम्स माने जाते हैं. मेनिया के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आप
ड्रग ऑफ चॉइस पूछने पर लिथियम को बताएंगे। लिथियम ड्रग एंटीमैनिक टाइप की मेडिसिन है जो कि मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन लिथियम ड्रग का एक ड्रॉबैक होता है, इसकी एक कमी है कि इस मेडिसिन को जब आप पेशेंट को देते हैं तो इस ड्रग का इफेक्ट 1 से 2 सप्ताह बाद आता है। यानी पेशेंट को ये मेडिसिन देने के 1 से 2 सप्ताह बाद इसका इफेक्ट आने लगता है, यानी इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन काफी लेट होता है। और मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ी हुई है, पर्सन में एक्यूट मैनिक अटैक आया हुआ है और तुरंत आपको इस कंडीशन को मैनेज करना है, तो इस जगह पर आप लिथियम की जगह सोडियम वालप्रोएट मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम वालप्रोएट मेडिसिन का जो एक्शन है वो एक्यूट होता है, पेशेंट में तुरंत सिम्टम्स के अंदर रिलीफ देखने को मिलेगा। और इस मेडिसिन का इस्तेमाल उस कंडीशन में भी किया जा सकता है जब लिथियम ड्रग अपना काम नहीं कर पा रही हो, यानी पेशेंट को आपने लिथियम ड्रग दी कुछ समय तक लेकिन उसमें कोई रिलीफ नहीं हो रहा है, तब भी आप सोडियम वॉलप्रोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछा जाए मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस तो बताएंगे लिथियम, और अगर पूछा जाए कि ऐसा कोई पेशेंट जिसमें लिथियम से मेनिया कंडीशन में फायदा नहीं हो रहा है या फिर तुरंत उसे इलाज की जरूरत है, तो उस समय सोडियम वॉलप्रोएट दी जाती है, क्योंकि इसका एक्यूट ऑनसेट टाइम होता है, ये तुरंत अपना असर दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which vitamin deficiency in antenatal period is associated with congenital neural tube defect? इनमें से प्रेगनेंसी पीरियड में किस विटामिन की कमी होने पर कंजेनाइटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं? विटामिन के, विटामिन डी, थायमीन या फॉलिक एसिड? अगर न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर विटामिन के की कमी हो तो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे, और क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर नहीं बनेंगे तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाएगा। अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो उसके अंदर रिकेट्स नामक डिजीज हो सकता है, या एग्जैक्टली कहें तो चिल्ड्रन के अंदर विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक डिजीज हो सकता है। और अगर विटामिन डी की कमी अडल्ट के अंदर हो जाती है तो इससे होने वाली जो कंडीशन है उसे हम ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। ऑस्टियो मलेशिया। यहाँ पर गौर करिएगा, विटामिन डी जो होता है इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारी जो बोन्स हैं वो कमजोर होंगी, सॉफ्ट होंगी, इजीली ब्रेकेबल होंगी। तो याद रखिएगा, बच्चों में यदि विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम कम होगा, इससे जो बच्चों की बोन्स हैं वो कमजोर हो जाएंगी, इसे हम रिकेट्स नाम से जानते हैं। और अडल्ट एज के अंदर विटामिन डी की कमी के कारण कैल्शियम की कमी भी देखने को मिलेगी, जिससे बोन सॉफ्ट हो जाएंगी, इजीली ब्रेक हो जाएंगी, फ्रेजाइल हो जाएंगी। ये कंडीशन ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी के अंदर थायमीन दिया गया है। थायमीन को आप विटामिन बी1 के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी होने पर बेरी बेरी नामक डिजीज कंडीशन हो सकती है। तो फाइनली आपके पास यहाँ ऑप्शन डी बचता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। विटामिन बी9 को आप फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन बी9 को आप फॉलिक एसिड या फॉलेट के नाम से जानते हैं, और प्रेगनेंसी पीरियड में इसकी कमी होने से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसी कंडीशन बन सकती है। आइए बात कर लेते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता क्या है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को आप स्पाइना बाइफिडा के नाम से भी जानते हैं। आप चाहें तो यहाँ नोट कर लीजिएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को हम स्पाइना
बाइफिडा के नाम से भी जानते हैं। स्पाइना बाइफिडा कंडीशन सिंपल शब्दों में समझें तो स्पाइन एरिया का माल फॉर्मेशन है, यानी बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरी तरीके से बन नहीं पाती, उसका एक हिस्सा ओपन रह जाता है, क्लोज नहीं हो पाता। ये कंडीशन स्पाइना बाइफिडा के नाम से जानी जाती है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसके बारे में। माल फॉर्मेशन ऑफ स्पाइन, स्पाइन का अब पूरी तरीके से सही बन नहीं पाना। और अगर इसकी मोस्ट कॉमन साइट पूछें, इसके बारे में आप नोट करिएगा, अगर इसकी मोस्ट कॉमन साइट पूछें कि किस जगह पर ये स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट देखने को मिलता है, तो आप बता सकते हैं लंबो सैक्रल रीजन। लंबो सैक्रल रीजन, लंबोसैक्रल रीजन में बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से बन नहीं पाती, इसका एक हिस्सा जुड़ नहीं पाता, क्लोज नहीं हो पाता, जिसके कारण ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं स्पाइना बाइफिडा के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम स्पाइना बाइफिडा को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला टाइप है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और दूसरा टाइप आता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। इसके अंदर पोस्टीरियर वर्टिब्रे आर्च पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाती, लेकिन इसमें हर्निएशन या प्रोट्रूशन ऑफ मेनिंजल एंड स्पाइनल कॉर्ड नहीं देखने को मिलता। एक बार फिर से समझिएगा, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर जो पोस्टीरियर वर्टिब्रे आर्च है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाती, ये स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा कहलाता है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का हर्निएशन नहीं देखने को मिलता, मेनिंजियल लेयर या स्पाइनल कॉर्ड का प्रोट्रूशन नहीं देखने को मिलता। अब बात करते हैं स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका की। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका कंडीशन के अंदर जो स्पाइनल कैनाल है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाती, जिसके कारण मेनिंजियल लेयर और स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल एरिया से बाहर की तरफ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रोट्यूड दिखाई देती है। एक बार फिर से समझिएगा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका कंडीशन के अंदर मेनिंजियल लेयर और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रे कॉलम से बाहर एक थैलीनुमा संरचना के रूप में दिखाई देती है। अगर इस थैलीनुमा संरचना के अंदर सिर्फ मेनिंजियल लेयर्स हैं तो ये कंडीशन मेनिंगोसील कहलाएगी, और मेनिंजियल लेयर के साथ स्पाइनल कॉर्ड भी इसमें मौजूद है तो ये कंडीशन मेनिंगोमाइलियोसील के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन, नेम द डिजीजेस which not showing iceberg phenomena। आप उन डिजीज कंडीशंस का नाम बताएं जो कि आइसबर्ग फिनोमिना शो नहीं करती हैं। द राइट आंसर इज कुल 4 ऐसी डिजीज कंडीशंस हैं जो कि आइसबर्ग फिनोमिना को शो नहीं करती हैं। ये हैं रेबीज, टिटनस, मीजल्स, रूबेला। रेबीज, टिटनस, मीजल्स, रूबेला। आइए बात कर लेते हैं आइसबर्ग फिनोमिना होता क्या है। आइसबर्ग फिनोमिना के अनुसार किसी यूटेंसिल के अंदर हमने वाटर लिया और इसके अंदर एक आइस क्यूब को डाल दिया। अब जब आप इस कांच के गिलास में यूटेंसिल के अंदर इस आइसबर्ग को देखेंगे तो इस आइसबर्ग का बर्फ के टुकड़े का एक छोटा सा हिस्सा पानी से ऊपर दिखाई देगा और एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे डूबा हुआ दिखाई देगा। ये कम्युनिटी में मौजूद डिजीज कंडीशंस के बारे में बताता है। जैसे कि इस बर्फ के टुकड़े का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कि हम ऊपर से देख पा रहे हैं, इसे फ्लोटिंग टिप का नाम दिया जाता है।
और ये किसी कम्युनिटी में मौजूद ऐसी सभी डिजीज कंडीशंस को बताता है जो कि डायग्नोज्ड हो चुकी है, नोटिफाइड है, केस है, सिम्टोमेटिक है। इसके बाद बर्फ के टुकड़े का वह बड़ा हिस्सा जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ है, ये उन डिजीज कंडीशंस के बारे में बताता है जो कि अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, कैरियर स्टेट में है, हिडन केसेस हैं, असिम्प्टोमेटिक हैं, अनडायग्नोज्ड हैं। इन फ्लोटिंग टिप और सबमर्ज्ड पोर्शन को बीच में जो लाइन डिवाइड करती है, इसे आप लाइन ऑफ डिमार्केशन के नाम से जानते हैं। आइसबर्ग फिनोमिना के अंदर जो फ्लोटिंग टिप है, ये डिजीज कंडीशंस हैं, इन्हें फिजिशियन या क्लिनिशियन के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें अनडेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज के मुकाबले इस फ्लोटिंग टिप का ज्यादा पोर्शन देखने को मिलता है, क्योंकि उस कंट्री के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती हैं जो पर्सन में हो रही डिजीज को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में नेशनल इम्यूनाइजेशन वीक किस समय मनाया जाता है? 24 से 30 अप्रैल, 24 से 30 मार्च, 24 से 30 जनवरी, 24 से 30 नवंबर। The right answer is option A, 24 to 30 April। 24 से 30 अप्रैल के बीच नेशनल इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है और इसे मनाए जाने का उद्देश्य यह है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स के लिए जागरूक किया जाए, उन्हें वैक्सीन का क्या फ़ायदा होता है इसके बारे में समझाया जाए, ताकि सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन लग सके और उनमें होने वाले डिजीजेस कम से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स इन। इनमें से किस समय ऑर्गेनोजेनेसिस देखने को मिलता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में या फिर सभी में? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। बच्चे में पहले ट्राइमेस्टर यानी कि कंसेप्शन से लेकर 12 वीक्स की ड्यूरेशन पर सभी ऑर्गन्स का निर्माण हो जाता है और यही प्रोसेस ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। इनमें से सिजोफ्रेनिया कंडीशन में कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है? अपैथी, स्टूपर, एलोजिया, डेल्यूशन। यहाँ पर अपैथी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अपैथी शब्द का साधारण मतलब होता है कि पर्सन में किसी भी प्रकार के इमोशंस का नहीं होना। आप यहाँ चाहे तो नोट कर सकते हैं, लैक ऑफ इमोशन, लैक ऑफ इमोशन, ये अपैथी शब्द का मीनिंग होता है। सेकंड, यहाँ पर स्टूपर शब्द लिखा गया है। स्टूपर का मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि पूरी तरह से होश में नहीं है, यानी नियरली अनकॉन्शियस स्टेट में है और प्रॉपरली सोच नहीं पा रहा है। स्टूपर को आप हिंदी में जड़ व्यक्ति कह सकते हैं, यानी कि नियरली अनकॉन्शियस एंड unable to think properly। ये स्टूपर शब्द का मीनिंग हुआ। एलोजिया शब्द की बात की जाए तो
एलोजिया शब्द का इस्तेमाल हम किसी पर्सन में थॉट प्रोसेस के डिस्टरबेंस के कारण बोल नहीं पाने को बताने के लिए करते हैं। आप इसके बारे में लिख सकते हैं, डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस एंड ड्यू टू विच पर्सन नॉट एबल टू स्पीच, यानी पर्सन बोल नहीं पाता है। डेल्यूशन शब्द का इस्तेमाल अनशेकेबल फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ के लिए किया जाता है। डेल्यूशन का मतलब है अनशेकेबल फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, यानी कि किसी व्यक्ति ने अपने दिमाग में किसी चीज के लिए कोई बात या विचार बैठा लिया, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, आप उसे कितने भी फैक्ट्स बताएं इस चीज से रिलेटेड, वो अपने इस विचार को बदलेगा नहीं। यानी किसी भी चीज के लिए किसी व्यक्ति द्वारा दिमाग में बैठा लिया गया गलत विचार जिसे आप बदल ही नहीं सकते, अनशेकेबल फॉल्स फिक्स बिलीफ डेल्यूशन कहलाता है। अब आप बताएं कि इनमें से कौन सा सिम्टम पॉजिटिव सिम्टम के रूप में देखा जाएगा सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स के लिए। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। अनशेकेबल फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ को डेल्यूशन कहते हैं और यही सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स में देखे जाने वाला पॉजिटिव सिम्टम माना जाएगा। आइए सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जो कि पर्सन की सोचने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता और बिहेवियर को बदल देता है। अगर कोई व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पा रहा है, महसूस नहीं कर पा रहा है, फील नहीं कर पा रहा है और सही बिहेव नहीं कर पा रहा है, तो ये चीज सिजोफ्रेनिया कहलाएगी। सिजोफ्रेनिया डिजीज का एग्जैक्ट कारण तो हम आज तक पता नहीं कर पाए हैं, लेकिन कई थ्योरीज ये मानती हैं कि कुछ जेनेटिक रीजंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, ब्रेन की केमिस्ट्री में बदलाव आना और ब्रेन की स्ट्रक्चर में बदलाव आने के कारण ये डिजीज कंडीशन हो सकती है। सिजोफ्रेनिया डिजीज के सिम्टम्स को हम पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पर्सन की बॉडी में आने वाला किसी भी प्रकार का बिहेवियरल और थॉट से रिलेटेड चेंज पॉजिटिव सिम्टम्स कहलाएगा, जिसमें कि हेल्यूसिनेशन और डेल्यूशंस को इंक्लूड किया जाता है। नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर व्हेन वेयर पीपल अपीयर टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम, टेक नो इंटरेस्ट इन एवरीडे सोशल इंटरेक्शंस एंड ऑफ्टन अपीयर इमोशनलेस एंड फ्लैट। नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर उन सभी सिम्टम्स को इंक्लूड किया जाता है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास के एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेट करना बंद कर दे, खुद को सबसे आइसोलेट कर ले और किसी भी डे टू डे एक्टिविटी में एंजॉयमेंट फील ना करे, पार्टिसिपेट नहीं करे, उसमें किसी भी प्रकार की इमोशंस का ना होना, फ्लैट अफेक्ट होना, ये सभी चीजें सिजोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में बताते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स जो पाए जाएंगे, नेगेटिव सिम्टम्स जो कि पेशेंट जिनमें जिन चीजों का अभाव हो रहा है, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर अपैथी यानी इमोशंस का नहीं होना, स्टूपर यानी ठीक से सोच नहीं पाना और एलोजिया यानी सही तरीके से सोचकर बोल नहीं पाना, ये सभी सिजोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स हैं, जबकि पॉजिटिव सिम्टम में डेल्यूशन और हेल्यूसिनेशन को इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which laboratory data confirm the diagnosis of congestive heart failure? इनमें से किस लैब टेस्ट के बिहाफ पर हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? चेस्ट एक्सरे, लीवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, बीटा टाइप नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। सबसे पहले जानेंगे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। आपने हार्ट फेलियर के बारे में सुना होगा, जब किसी पर्सन में बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से
हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता तो ये कंडीशन हार्ट फेलियर है। जैसे ही पर्सन के अंदर हार्ट फेलियर कंडीशन होने लगती है, पर्सन की बॉडी में टिश्यूज तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और हाइपोपरफ्यूजन होने लगता है। हाइपोपरफ्यूजन स्टेट के बाद पेशेंट में पल्मोनरी और सिस्टमिक वीनस कंजेशन देखने को मिलता है, यानी लंग्स और ब्लड वेसल्स में बहुत ज्यादा ब्लड इकट्ठा होने लगता है। इस कंडीशन के कारण वहां रुकावट होती है, कंजेशन होता है और इसी कंडीशन को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के रूप में जानते हैं। मान लीजिएगा किसी क्लाइंट के हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से हार्ट पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, सिकुड़ नहीं पा रहा, तो हार्ट के द्वारा अगर कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होंगे तो ब्लड आगे बॉडी में पंप नहीं किया जा पाएगा, भेजा नहीं जा पाएगा और ब्लड हार्ट के आसपास, लंग्स के आसपास और ब्लड वेसल्स में रुकने लगेगा। वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कंजेशन होगा। यही कंडीशन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाती है। तो जब कंजेशन हो रहा है तो इस समय क्लाइंट के लंग्स के आसपास एडिमा होगी, यानी प्लूरल एडिमा होगी और क्लाइंट के अंदर दूसरे सिम्टम्स आएंगे। तो इन सिम्टम्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, ये आपको बताना है। यस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही माना जाएगा। जब इस पेशेंट का आप एक्सरे कराएंगे तो इसके अंदर हार्ट का साइज आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, हार्ट साइज इंक्रीज। और दूसरी बात, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एरिया में यानी लंग्स के आसपास एडिमा देखने को मिलेगी ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन। और इन दोनों ही चीज को हम चेस्ट एक्सरे द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को आइडेंटिफाई करने के लिए चेस्ट एक्सरे का इस्तेमाल बेस्ट माना जाएगा। अगर इस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन के ट्रीटमेंट की यदि बात की जाए तो इसमें हम डिजिटैलिस यानी कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और सबसे बेस्ट या मोस्ट कॉमन है डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन ड्रग कार्डियक आउटपुट को बढ़ाकर सिम्टम्स को ठीक करने में मदद करती है। डिगॉक्सिन ड्रग की बात की जाए तो ये टैबलेट और इंजेक्शन दोनों ही रूट से दी जा सकती है। और डिगॉक्सिन ड्रग जब भी आप पेशेंट को दें तो इसके थेराप्यूटिक लेवल की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। 0.5 से लेकर 2 mg पर ml, इससे ज्यादा इस ड्रग का लेवल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्लाइंट के अंदर टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर क्लाइंट में टॉक्सिसिटी सिम्टम्स डेवलप हो जाएं तो आप एंटीडोट के रूप में डिगॉक्सिन इम्यून फैब या डिगेविंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कई डायूरेटिक मेडिसिन हैं, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ आर, हेल्थ के कुल कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं? नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। यस, एग्जैक्टली, टोटल हेल्थ के 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोसोशल कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीरेटोमेट्री इज डन टू असेस, इनमें से किस चीज के असेसमेंट के लिए कीरेटोमेट्री प्रोसेस किया जाता है? कॉर्नियल कर्वेचर के असेसमेंट के लिए, कॉर्नियल सेंसेशन के असेसमेंट के लिए, कॉर्नियल थिकनेस के असेसमेंट के लिए या फिर कॉर्नियल एंडोथीलियम के असेसमेंट के लिए? कीरेटोमेट्री प्रोसीजर। यस, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हमारे आंखों के अंदर, हमारी आंखों के सबसे आगे जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो कि हमें देखने में मदद करता है, इसे हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं। और अगर इस कॉर्निया की शेप में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाए
तो हम साफ नहीं देख पाएंगे, हमें धुंधला दिखाई देगा। इस चीज को हम एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इस चीज को यहाँ पर नोट कर सकते हैं। हमारे आंखों में जो बाहर की तरफ पार्ट होता है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं, ये नॉर्मली इस प्रकार का होता है। अगर इसके कर्वेचर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए तो ये चीज का असेसमेंट किरेटोमेट्री नामक टेस्ट द्वारा किया जाता है। किरेटोमेट्री इज अ टेस्ट टू फाइंड आउट द abnormality of corneal curvature। और कॉर्नियल कर्वेचर में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी यदि आ जाएगी तो हम पास या दूर की चीजों को साफ नहीं देख पाएंगे, और इस चीज को हम एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जानते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा जाए तो एस्टिग्मेटिज्म कंडीशन को पता करने के लिए किरेटोमेट्री प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the hypertensive patient is being given propranolol. What is the action of drug? किसी हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को बीपी कम करने के लिए प्रोप्रेनोलॉल नाम की ड्रग दी जाती है। ये ड्रग कैसे बीपी को कम करेगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, vasodilation occurs resulting in decrease the cardiac afterload। इस मेडिसिन के कारण ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आफ्टरलोड कम हो जाता है। ऑप्शन बी, डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट एंड राइज इन द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ये कार्डियक आउटपुट को कम करके एट्रियल ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। ऑप्शन सी, डिक्रीज इन कार्डियक रेट विथ अ रिजल्टिंग इन कार्डियक आउटपुट। ये मेडिसिन कार्डियक रेट को कम करके कार्डियक आउटपुट कम करती है। ऑप्शन डी, पेरिकार्डियल फ्लूइड इज डिक्रीज्ड thus डिक्रीजिंग द कार्डियक वर्कलोड। इस मेडिसिन के कारण पेरिकार्डियल फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कार्डियक वर्कलोड भी कम होने लगता है। हाउ प्रोप्रेनोलॉल मेडिसिन डिक्रीजेस द बीपी। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आपने कार्डियक आउटपुट के बारे में पढ़ा है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी किसी क्लाइंट के अंदर जितनी हार्ट रेट बढ़ेगी, जितना स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना ही कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। और कार्डियक आउटपुट के बढ़ने का सिंपल सा मतलब है ब्लड प्रेशर का भी बढ़ जाना। तो अगर हम कार्डियक आउटपुट को कम कर दें तो ब्लड प्रेशर भी कम होने लगेगा। और इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर हम प्रोपेनोलॉल मेडिसिन क्लाइंट को देते हैं। यहाँ पर आप गौर करिएगा, जो प्रोप्रेनोलॉल मेडिसिन है वो बीटा ब्लॉकर ड्रग है, या आप इसे बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। ये मेडिसिन पेशेंट में हार्ट रेट को कम करती है, हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करती है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होता है और क्लाइंट का ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। इसे फिर से समझिएगा, जैसे ही क्लाइंट को आपने बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर ड्रग दी तो ये क्या करेगी, क्लाइंट की हार्ट रेट को कम कर देगी, और जैसे ही हार्ट रेट कम हो गई क्लाइंट का कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता कितना है, तो आप इसे तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी जो हार्ट रेट है नॉर्मली वो 72 बीट्स पर मिनट मानी जाती है, तो आप इसे राउंड फिगर में 70 नोट कर लें। और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 70 ml नॉर्मल माना जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है जब आपके हार्ट के अंदर एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो, यानी वो एक बार सिकुड़े, तो उसके द्वारा कितना ब्लड आगे एरोटा में पंप किया गया, ये मात्रा स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाती है। जब आप अपनी बाइक को किक लगाकर स्टार्ट करते हैं तो किक लगाना यानी स्ट्रोक करना, और स्ट्रोक ही जो है वो
टोटल आउटपुट कहलाता है। तो आपके हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके द्वारा 70 ml ब्लड को आगे एरोटा में पंप किया गया, ये अमाउंट स्ट्रोक वॉल्यूम है। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 4900 ml आएगा। तो राउंड फिगर में आप कह सकते हैं कि हमारा नॉर्मल कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है। जब भी किसी क्लाइंट को हम बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट देते हैं तो हम इसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ड्रग्स बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट से संबंधित होंगी उनके नाम के पीछे आपको LOL लोल वर्ड देखने को मिलेगा, जैसे कि प्रोप्रेनोलॉल, लेबेटालॉल, ये सभी बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल हैं। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट यूजिंग टॉपिकल जेंटामाइसिन सल्फेट। Which of the following comments by the client indicate the need for additional teaching? किसी पेशेंट को टॉपिकल जेंटामाइसिन सल्फेट नामक ड्रग कैसे यूज करना है, इसके बारे में आप उसे टीचिंग दे रहे हैं। इस टीचिंग के कंप्लीट होने के बाद पेशेंट द्वारा कौन सा कमेंट कहने पर आप उसे और टीचिंग देना यानी और इस मेडिसिन के बारे में समझाना जरूरी है, ऐसा मानेंगे। कोई भी टॉपिकल मेडिसिन वह मेडिसिन होती है जिसे आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है जो कि किसी जगह पर हुए इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब आपके ऑप्शंस की बात करते हैं। आई विल अवॉइड बीइंग आउट इन द सन फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर आपका पेशेंट ये कहे कि जेंटामाइसिन सल्फेट मेडिसिन लगाने के बाद मैं लंबे समय तक सूरज की रोशनी में नहीं जाऊंगा, तो क्या ये कमेंट सही है या नहीं, इसे आप बताएं। ऑप्शन 2 कहता है, आई शुड स्टॉप अप्लाइंग इट वंस द इन्फेक्टेड एरिया हील्स। जैसे ही मेरी बॉडी में हुआ इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, इस ट्यूब को मैं लगाना बंद कर दूंगा। ऑप्शन 3, आई विल कॉल द फिजिशियन इफ द कंडीशन वर्सन। अगर इस दवा को लगाने के बाद मुझे किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, कंडीशन बिगड़ती है, तो मैं तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करूंगा। ऑप्शन 4, आई शुड अप्लाई इट टू लार्ज ओपन एरियाज। मैं इसे शरीर के बड़े घावों पर अप्लाई करूंगा, लगाऊंगा। वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करेंगे। ऑप्शन 1 के अंदर कहा गया है कि इस मेडिसिन को लगाने के बाद मैं सन एक्सपोजर नहीं लूंगा, यानी सूरज की रोशनी में नहीं जाऊंगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर पर्सन इस जेंटामाइसिन सल्फेट टॉपिकल ऑइंटमेंट को लगाने के बाद सूरज की रोशनी में जाता है तो उसे फोटोसेंसिटिविटी हो सकती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही उसने कहा है और हमें यहाँ पर और टीचिंग देने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 2 के अंदर कहा गया था कि इस मेडिसिन को मैं तब तक ही लगाऊंगा जब तक कि मुझे इन्फेक्शन है, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप इस मेडिसिन को इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी लगातार यूज करते हैं तो इससे पर्सन के अंदर सुपर इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। सुपर इन्फेक्शन का मतलब होता है कि पेशेंट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ और आपने उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया और इन्फेक्शन ठीक हो गया, लेकिन अब भी आप उसे लगातार लंबे समय तक ये एंटीबायोटिक्स देते रहते हैं, तो बॉडी इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो जाती है और फिर जब कोई इन्फेक्शन हो तो ये मेडिसिन काम नहीं करती। यही सुपर इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, मेडिसिन किसी क्लाइंट को सिर्फ उतने ही समय के लिए देनी है जितना कि उसे इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए आवश्यक है।
ऑप्शन 3 के अंदर कहा गया है कि इस मेडिसिन के बाद मुझे अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं तुरंत डॉक्टर या फिजिशियन को इन्फॉर्म करूंगा, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कहने के बाद हमें क्लाइंट को और समझाने की आवश्यकता नहीं है। फाइनली इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। अगर पेशेंट ये कहे कि इस मेडिसिन को मैं बड़े घावों पर, खुले घावों पर, ओपन वुंड्स पर अप्लाई करूंगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत माना जाएगा। हम क्लाइंट को तुरंत रोकेंगे, उससे समझाएंगे कि जेंटामाइसिन सल्फेट जो मेडिसिन है, इसे आप कभी भी खुले घावों पर, बड़ी चोट पर, बड़े इन्फेक्टेड ओपन वुंड एरियाज पर नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मेडिसिन सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो सकती है और इसके कारण उसके अंदर टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी एमिनोग्लाइकोसिड ग्रुप की एंटीबायोटिक मेडिसिन को आप लार्ज ओपन वुंड्स पर नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मेडिसिन उन घावों से ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकती है और इसकी वजह से टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, हेल्थ के कुल कितने डायमेंशंस होते हैं? What are the total number of dimensions of health? No options for this question. The right answer is 8 dimensions. हेल्थ के कुल 8 आयाम या डायमेंशंस होते हैं, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल, एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Next question is effluent stool consistency in ileostomy. किसी क्लाइंट के अंदर इलियोस्टोमी की गई है और इससे जो स्टूल निकलेगा वो कैसा होगा, ये आपको बताना है। सॉलिड होगा, वाटरी होगा, रेडिश पेस्ट होगा या फिर थिक लिक्विड होगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इलियोस्टोमी प्रोसेस होता क्या है। आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं, इलियोस्टोमी। It is a opening made in the ileum part of small intestine to excrete out stool. नोट करिएगा, opening made on ileum part of small intestine to excrete out stool। अगर किसी पर्सन के अंदर एनस रूट से स्टूल पास कर पाना संभव नहीं हो, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में एक ओपनिंग बनाकर वहीं से स्टूल बाहर निकाल लेते हैं। ये चीज इलियोस्टोमी कहलाती है। आप चाहें तो डायग्राम के थ्रू इसे समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ये किसी क्लाइंट का लार्ज इंटेस्टाइन वाला एरिया है और यहाँ अंदर इस क्लाइंट के स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब इस क्लाइंट पे मान लीजिए यहाँ पर कोई कैंसर है, किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है इस जगह पर, जिसके कारण पर्सन स्टूल पास नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस क्लाइंट के इलियम वाले पार्ट में जो आखिरी हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उस जगह एक ओपनिंग बना लेंगे और इस ओपनिंग से डायरेक्टली स्टूल को बाहर निकलवाएंगे। यही चीज इलियोस्टोमी के रूप में जानी जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, आप इस बात को जानते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम सबसे आखिरी पार्ट होता है। यहां पर आप चाहें तो इस चीज को नोट भी कर सकते हैं, इलियम लास्ट
पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये आखिरी हिस्सा होता है। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे स्टूल का जब फॉर्मेशन होता है तो वाटर एब्सॉर्प्शन फ्रॉम स्टूल अकर एट लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि हमारी जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो पाता है। पानी का अवशोषण कभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होगा। और अगर आप इस स्टूल को लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले ही ओपनिंग बना के बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं तो इस स्टूल के अंदर पानी की मात्रा जरूर होगी और ज्यादा भी होगी। तो याद रखिएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इलियोस्टोमी बनाकर निकाले गए स्टूल के कंसिस्टेंसी कैसी होगी, तो आप बताएंगे ये थिक होगा और लिक्विडी होगा, यानी गाढ़ा तरल के रूप में यहां से निकलने वाला स्टूल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर नेशनल हेल्थ मिशन who will be the link person between community and healthcare services। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत कम्युनिटी और हेल्थ केयर सर्विसेज को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? आंगनवाड़ी वर्कर, आशा, एएनएम, डॉक्टर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आशा। यहां पर एक चीज गौर करिएगा, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत दो प्रोग्राम्स आते हैं। एक तो है NRHM, जिसे आप नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के नाम से जानते हैं। एक दूसरा प्रोग्राम आता है अर्बन सॉरी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इसे वापस से आप नोट करिएगा, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, NUHM। NRHM के अंदर तो रूरल एरियाज में ये प्रोग्राम चलाया जाता है, यानी कि विलेजेस के अंदर ये प्रोग्राम चलाया जाता है। जबकि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन शहरी क्षेत्रों के अंदर जो स्लम एरियाज होते हैं, सिटी के अंदर जो स्लम एरियाज होते हैं, जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास रहने की पूरी सुविधाएं नहीं है, उनकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए जो सर्विसेज दी जाती हैं वो सभी NUHM के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखिएगा, नेशनल हेल्थ मिशन के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इसे रूरल एरियाज के अंदर लगाया गया था और NRHM नाम दिया गया, जो कि विलेजेस के अंदर लोगों की हेल्थ को बेहतर बनाने का काम करता है। जब ये प्रोग्राम गांवों में सक्सेसफुल होने लगा, लोगों को बेनिफिट होने लगा, तो फिर सरकार ने सोचा क्यों ना इस प्रोग्राम को शहरी क्षेत्रों में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें हेल्प की जरूरत है, उनके लिए भी लॉन्च किया जाए। और फिर इस प्रोग्राम को NUHM नाम देकर सिटीज के अंदर लॉन्च किया गया। आइए अब बात करते हैं कम्युनिटी और हेल्थ केयर सर्विसेज के बीच में लिंक का काम करने वाली आशा वर्कर्स की। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और इस आशा को अगर विलेजेस के अंदर अपॉइंट किया जाता है तो 1000 की आबादी का उस एरिया में होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा, 1000 की जनसंख्या पर एक आशा को गांवों में अपॉइंट किया जाता है, जॉब दी जाती है, नियुक्ति दी जाती है। जबकि सिटीज की बात करें, NUHM प्रोग्राम की बात करें, तो शहरी क्षेत्र में 1000 से 2500 लोगों की आबादी पर एक आशा को अपॉइंट किया जाता है। ये पॉइंट्स यहां से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आशा वर्कर्स NRHM और NUHM दोनों के अंतर्गत काम करती हैं। और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि NRHM में आशा स्कीम कब लॉन्च की गई थी, तो बताएंगे 5 अप्रैल 2005 को। 5 अप्रैल 2005 से आशा स्कीम को NRHM के तहत लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, immunoglobulin present in breast milk is।
ब्रेस्ट मिल्क में इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है? IgA, IgD, IgG, IgM। The right answer is option A, IgA। IgA ब्रेस्ट मिल्क में मदर से बेबी तक पहुंचकर बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन कह दीजिए या एंटीबॉडीज कह दीजिए, दोनों का ही एक ही मीनिंग होता है। हमारी बॉडी में टोटल 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, जो कि IgG, IgA, IgM, IgE और IgD होती हैं। आइए वन बाय वन शॉर्ट में इन सभी के बारे में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आप चाहें तो साथ ही साथ नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन जी के बारे में। इम्यूनोग्लोबुलिन जी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन है, यानी कि आप इसके बारे में लिख सकते हैं ये मोस्ट अबंडेंट टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, यानी संख्या में सबसे ज्यादा होती है ये। आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं, टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लगभग 75% इम्यूनोग्लोबुलिन जी ही होती हैं, यानी संख्या में सबसे ज्यादा। और ये इस प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स का वर्टिकल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान मदर से प्लेसेंटा के थ्रू होते हुए ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स बच्चे तक पहुंचती हैं और बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप करवाने का काम करती हैं। ये पॉइंट्स यहां से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इम्यूनोग्लोबुलिन एम फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड करवाती है और ये सबसे वजन में ज्यादा होती हैं, यानी हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है। इस वजह से इन्हें मिलेनियर मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। IgM की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनमें पेंटामेरिक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन ए की। इम्यूनोग्लोबुलिन ए को हम सेकेंडरी एंटीबॉडी के रूप में जानते हैं और ये ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है, यानी मदर से बेबी में ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू पहुंचकर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। IgA जो है वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होती है, यानी बॉडी में आए हार्मफुल वायरसेस को आइडेंटिफाई करके किल करने का काम करती है, इसलिए हम इसे एंटीवायरल एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन ई की। इम्यूनोग्लोबुलिन ई एलर्जिक रिएक्शंस की बॉडी में होने पर इंक्रीज हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जब भी ऐसी कोई डिजीज कंडीशन होती है जो कि एलर्जी के कारण है, जैसे कि अस्थमा आदि, तब इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल बढ़ जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client with atrial fibrillation who is receiving maintenance therapy for warfarin sodium has a prothrombin time of 35 seconds. On the basis of these laboratory values, the nurse anticipates which prescription? आपके पास एक पेशेंट आया है और इस पेशेंट के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन हो रही है। एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन का मतलब है साधारण शब्दों में एट्रियास का कॉन्ट्रैक्ट ना होकर सिर्फ फड़फड़ाना। नॉर्मली हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है पूरी तरह से, तब ब्लड आगे बॉडी में सप्लाई होता है। अगर मान लीजिए हमारे हार्ट को पूरी तरह से सिकुड़ नहीं पाए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाए, बस हल्का हल्का वाइब्रेशन करे, फड़फड़ाए, तो ये कंडीशन एट्रियल फिब्रिलेशन है और इस कंडीशन के होने पर
जो ब्लड है वो आगे बॉडी में नहीं भेजा जा पाएगा, एक जगह रुकेगा और इसके एक जगह रुकने पर इसमें क्लॉट बनने की संभावना है और ये क्लॉट यहाँ से निकलकर किसी छोटी ब्लड वेसल्स में जाकर अटक सकते हैं, जिससे उस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं होगी और पर्सन के अंदर हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक, सीवीए जैसी कंडीशंस हो सकती है। एक बार फिर से इस पूरी चीज को समझिएगा। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट के हार्ट का ये अपर पार्ट है यानी एट्रियाज है और अगर इन एट्रियाज के अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो, पूरी तरह से ये सिकुड़े नहीं, सिर्फ हल्के हल्के वाइब्रेशंस हो रहे हैं, यहाँ ये फड़फड़ा रहे हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये ब्लड हमारा रुकने लगेगा और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्लड जब तक चलता रहता है, बहता रहता है, तो इसमें क्लॉट नहीं बनता। जैसे ही ब्लड रुकेगा, यहाँ पर क्लॉट बनने की शुरुआत हो जाएगी और ये इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए कि इस पर्सन में एट्रियल फिब्रिलेशन है और इसमें क्लॉट ना बन जाए, इस चीज से बचाव हेतु हम क्लाइंट को वारफेरिन सोडियम नाम की ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिसिन दे रहे हैं और जब ये मेडिसिन किसी पेशेंट को दी जाती है तो उसमें रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाता है क्योंकि हमने क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को स्लो डाउन कर दिया है और इस रिस्क को असेस करने के लिए हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट करवाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट यदि 35 सेकेंड्स आता है तो अब इस पेशेंट में आप कौन सा एक्शन लेंगे? ऑप्शन ए कहता है एडिंग अ डोज ऑफ हिपेरिन सोडियम, हम हिपेरिन सोडियम की एक डोज और लगा देंगे। ऑप्शन बी कहता है होल्डिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वॉरफेरिन, हम वॉरफेरिन की डोज को रोक देंगे, नहीं देंगे। ऑप्शन सी कहता है इंक्रीजिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वॉरफेरिन, वॉरफेरिन की अगली डोज को बढ़ा देंगे। ऑप्शन डी कहता है एडमिनिस्ट्रिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वॉरफेरिन, वॉरफेरिन की अगली डोज को एडमिनिस्टर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप एम्स नॉर्सेट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली तो। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हम इस क्लाइंट को वॉरफेरिन की अगली डोज नहीं देंगे। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जब किसी क्लाइंट को हम वॉरफेरिन ड्रग दे रहे होते हैं तो उसमें जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो 1.5 से 2 गुना तक बढ़ सकता है, ऐसा हम नॉर्मल मानते हैं और इस कंडीशन में क्लाइंट के अंदर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग नहीं होता। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम दिया गया है वो 35 सेकेंड्स हो चुका है, जो कि नॉर्मल से काफी ज्यादा है। नॉर्मल जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो 11 से साढ़े 12 सेकेंड के बीच में होता है। अगर ये 24 तक हो तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25 सेकेंड्स तक हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 35 तक आ गया है जो कि लगभग 3 गुना है और इस सिचुएशन में पेशेंट के अंदर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ चुका है और अब हम इसे अगली जो डोज है वारफेरिन की नहीं देंगे। वारफेरिन को आप काउमेडिन के नाम से जानते हैं, ये ओरल रूट से दिया जाने वाला एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है और अगर किसी क्लाइंट में इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इसे ट्रीट करने के लिए एंटीडोट के रूप में विटामिन के लगाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट था। होपफुली आप ये समझ गए होंगे कि एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण क्यों क्लाइंट के अंदर क्लॉट बन जाते हैं और इन क्लॉट्स की संख्या ना ज्यादा बढ़े इसके लिए एंटीकोगुलेंट मेडिसिन दी जाती है और एंटीकोगुलेंट मेडिसिन में कितना प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल माना जाता है, यहाँ पर हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Gomez classification is used to grade the condition of children in। इनमें से किस कंडीशन को क्लासिफाई करने के लिए गोमेज क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्री मैच्योरिटी, कार्डियक डिसऑर्डर्स। The right answer is option B, protein energy malnutrition। आइए गोमेज क्लासिफिकेशन क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन
in children based on percentage of expected weight for age. गोमेज क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कंडीशन को क्लासिफाई करने के लिए पुराने समय से किया जा रहा है। इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम बच्चे का नॉर्मल बच्चे का उस एज में कितना वेट है और डिजीज्ड बच्चे का कितना वेट है इस चीज को कंपेयर करते हैं, यानी कि हम परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड वेट अकॉर्डिंग टू एज इस पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल की बात की जाए तो किसी 10 साल के बच्चे में 10 केजी वेट नॉर्मली होना चाहिए, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। इट इज जस्ट अ एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल के रूप में है। यानी कि 10 साल के बच्चे का अगर वजन 10 किलो है तो हम इसे नॉर्मल मानते हैं। लेकिन एक बच्चा है, उसके अंदर 10 साल की एज होने पर 9.2 केजी वेट है, तो ये क्या कहलाएगा? ये नॉर्मल कहलाएगा अकॉर्डिंग टू गोमेज क्लासिफिकेशन। क्योंकि इस क्लासिफिकेशन के अनुसार अगर किसी हेल्दी एज वाले बच्चे के एग्जैक्ट वजन का 90% या इससे ज्यादा है तो हम बच्चे को नॉर्मल मान सकते हैं। सेकंड केस आपके सामने अगर कोई ऐसा आए जहां पर बच्चे का वजन 8 केजी है, तो इस कंडीशन को आप फर्स्ट डिग्री माल न्यूट्रिशन केस कहेंगे। यानी कि किसी हेल्दी बच्चे की वेट का 76 से 90% के बीच यदि वजन है तो आप इसे नॉर्मल मानेंगे। वहीं अगर अगर किसी बच्चे का वजन 10 किलो उस एज पर होना चाहिए, वो 10 किलो ना होकर 6.5 केजी तक है, यानी 61 से 75% ऑफ नॉर्मल बेबीज वेट है, तो आप इसे सेकेंड डिग्री माल न्यूट्रिशन कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। और फाइनली थर्ड डिग्री, जो कि मोस्ट सीवियर टाइप का माल न्यूट्रिशन माना जाता है, उसमें हेल्दी बच्चे के वजन का 60% से यदि कम वजन है किसी भी बच्चे में, तो आप इसे मोस्ट सीवियर कैटेगरी के रूप में क्लासिफाई करेंगे। Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.